हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। तो जैसा कि आपको पता ही है कि यहाँ पे कॉमर्स की बात होती है और कॉमर्स के क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आती हूँ। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं टीजीटी कॉमर्स या पीजीटी कॉमर्स में अभी तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं, तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो हर एग्जाम में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को हम धीरे धीरे अपने चैनल पे अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके अभी तक पार्ट 7 हो चुके हैं, उनको आप देख लीजिएगा। ये आपका पार्ट 8 रहेगा। तो मैं आपको क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में लेके आती हूँ, तो आपको एक्सप्लेनेशन भी कराती हूँ क्वेश्चंस में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में आपके कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप टीजीटी कॉमर्स या पीजीटी कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिल सके अपनी प्रिपरेशन में। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे के और वीडियोस देखने के लिए। ठीक है, तो मैं क्वेश्चंस आपके सामने लेके आई हूँ। क्वेश्चंस में 4 ऑप्शन है, आपको एक ऑप्शन चूज करना है और लिखते रहिएगा, और लास्ट में मुझे बताइएगा कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, तो कमेंट करके ये जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ इनकम प्रोडक्शन वेट इट्स नोन एज। तो मैंने आपको एक वीडियो भी अपलोड किया है चैनल पे, जिसमें मैंने डेटा का क्लासिफिकेशन बताया है। अगर वो वीडियो जिस स्टूडेंट ने देखा होगा तो उसको इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें आय, उत्पादन, भार आदि पर आधारित वर्गीकरण को क्या कहते हैं, यानी कि ऐसा क्लासिफिकेशन जो कि इनकम के बेस पे किया जाता है, प्रोडक्शन के बेस पे किया जाता है, वेट के बेस पे किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास। एक आपका ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन यानी कि भौगोलिक वर्गीकरण, दूसरा आपका क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन यानी कि मात्रात्मक वर्गीकरण, तीसरा आपका कॉन्टिन्यूअस क्लासिफिकेशन यानी कि सतत वर्गीकरण, फोर्थ आपका क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन यानी कि गुणात्मक वर्गीकरण। तो 4 ऑप्शन है यहाँ पे। अगर हम आंसर की बात करें तो जब हम इनकम, प्रोडक्शन या वेट की बात करते हैं, इनके बेस पे जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो हमारा क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, क्योंकि हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। तो हमारा क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन यानी कि मात्रात्मक वर्गीकरण कहलाएगा, क्योंकि हम क्वांटिटी को लेके चल रहे हैं। इनकम हमारी न्यूमेरिक फॉर्म में होगी। ठीक है, प्रोडक्शन, वेट, इन सब चीजों की बात कर रहे हैं, तो हम क्वांटिटी के बेस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो इसलिए ये क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन कहलाएगा। तो यहाँ पे 4 क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं, ज्योग्राफिकल, क्वांटिटेटिव और कॉन्टिन्यूअस और क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो अब हम समझेंगे इन चारों के बारे में कि चारों में किस टाइप के क्लासिफिकेशन हम करते हैं। तो देखिए, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये 4 मेन टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन होते हैं आपके। ज्योग्राफिकल होता है, क्रोनोलॉजिकल यानी कि कॉन्टिन्यूअस होता है, क्वालिटेटिव होता है और क्वांटिटेटिव होता है। ठीक है, तो इनके वैसे तो नाम से ही क्लियर है। अगर हम ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो जब हम ज्योग्राफी के बेस पे यानी कि प्लेस के बेस पे जो है क्लासिफिकेशन करते हैं डेटा का, तो वो ज्योग्राफिकल कहलाता है। ठीक है, और दूसरा आपका क्रोनोलॉजिकल यानी कि हम टाइम के बेस पे या किसी क्रम के अनुसार कोई क्लासिफिकेशन करते हैं, ईयर के अनुसार कोई क्लासिफिकेशन करते हैं, तो वो हमारा क्रोनोलॉजिकल में आ जाता है। क्वालिटेटिव में हम क्वालिटी की बात करते हैं और क्वांटिटेटिव में हम मात्रात्मक क्लासिफिकेशन यानी कि हम न्यूमेरिक्स की बात करते हैं, नंबर्स की बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए डिटेल में समझ लेते हैं तीनों के बारे में। तो पहला है हमारा क्लासिफिकेशन बाई स्पेस, स्पेशियल और ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो द मेथड ऑफ क्लासिफाइंग डेटा विथ रेफरेंस टू अ ज्योग्राफिकल लोकेशन सच एज कंट्रीज, स्टेट, सिटीज, डिस्ट्रिक्ट, इट्स इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन बाय स्पेस और स्पेटियल क्लासिफिकेशन और ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो जब हम किसी लोकेशन के बेस पे क्लासिफिकेशन करते हैं डेटा का, जैसे कि स्टेट के बेस पे, सिटी के बेस पे, कंट्री के बेस पे या डिस्ट्रिक्ट के बेस पे, जब हम अलग अलग क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। चलिए इसका एग्जाम्पल्स भी मैंने लिखा हुआ है। नंबर ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स इन रूरल एंड अर्बन एरियाज इन अ स्टेट। तो अगर हम स्कूल स्टूडेंट के रूरल और अर्बन यानी कि गांव और शहर के हिसाब से उनका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो ये हमारा ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन में आ जाता है। रीजन वाइज लिटरेसी रेट अगर हम देख रहे हैं स्टेट का, तो वो भी ज्योग्राफी में आ जाएगा। स्टेट वाइज क्रॉप प्रोडक्शन देख रहे हैं इंडिया की, तो वो भी हमारा ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन में आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एट्रीब्यूट्स और क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। द मेथड ऑफ क्लासिफाइंग स्टैटिस्टिकल डेटा ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट इज सेड टू बी क्लासिफिकेशन बाय एट्रीब्यूट्स और क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन।
ठीक है। तो जो एट्रीब्यूट्स की बात करता है, क्वालिटी की बात करता है, वो हमारे क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा नेशनैलिटी की अगर हम बात करते हैं, रिलीजन की बात करते हैं, जेंडर की बात करते हैं यानी मेल फीमेल की बात करते हैं, मैरिटल स्टेटस की बात करते हैं, लिटरेसी रेट की बात करते हैं, तो ये सब हमारा क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन में आ जाता है। ठीक है। तो पॉपुलेशन, अगर हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, जैसे फिगर में दिया हुआ है, मेल में लिटरेट और इलिटरेट की बात कर रहे हैं, फीमेल में लिटरेट और इलिटरेट की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन में आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन बाय साइज और क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। ठीक है। जब हम क्वांटिटी के बेस पे क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो व्हेन द कैरेक्टरिस्टिक्स आर मेजर्ड ऑन न्यूमेरिकल स्केल, जब हम नंबर्स के फॉर्म में करेक्टराइज कर रहे हैं, दे मे बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। Such a classification is known as classification by size or quantitative classification. For example, data relating to the characteristics such as height, weight, age, income, production, marks of student and consumption. जब हम इन सब की बात करते हैं तो ये हमारे क्वांटिटेटिव नेचर के होते हैं। ठीक है। लास्ट है आपका फोर्थ, क्लासिफिकेशन बाय टाइम और क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है। क्लासिफिकेशन बाय टाइम और क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कॉन्टिन्यूअस क्लासिफिकेशन। ठीक है। द मेथड ऑफ क्लासिफाइंग डेटा अकॉर्डिंग टू द टाइम कंपोनेंट इज नोन एज क्लासिफिकेशन बाय टाइम और क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जब हम टाइम के बेस पे जो है कोई क्लासिफिकेशन करते हैं, in this type of classification the groups or classes are arranged either in the ascending order or in the descending order. तो ascending या descending order में हम टाइम के बेस पे कोई क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ईयर के बेस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, क्वार्टर के बेस पे, मंथ के बेस पे, ठीक है, वीक हफ्तों के बेस पे, दिन के बेस पे कर रहे हैं, तो वो हमारा क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, पास परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन ओवर अ पीरियड ऑफ पास्ट 5 years। तो 5 years में हम परसेंटेज निकाल रहे हैं पासिंग स्टूडेंट्स का, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहलाएगा। नंबर ऑफ न्यू स्कूल्स एस्टैब्लिश्ड इन तमिलनाडु ड्यूरिंग 1995 टू 2015। तो अब हम यहाँ पे ईयर के बेस पे कर रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, क्रोनोलॉजिकल या कॉन्टिन्यूअस क्लासिफिकेशन कहलाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हाउ मैनी पीज आर देयर इन मार्केटिंग मिक्स ऑफ सर्विसेज। तो सेवाओं के विपणन मिश्रण में कितने पीस सम्मिलित होते हैं, तो कितने पीस होते हैं मार्केटिंग मिक्स के, ठीक है, वो पूछा है। तो ऑप्शन है हमारा 4 होते हैं कि 6 होते हैं कि 8 होते हैं कि 10 होते हैं। ठीक है। तो अगर हम आंसर की बात करें तो हमारे मार्केटिंग मिक्स के 4 पीस होते हैं। ठीक है। कौन कौन से होते हैं, ये हमारे मार्केटिंग मिक्स के जो 4 पीस होते हैं, एक आपका प्रोडक्ट होता है, ठीक है, प्रमोशन होता है, प्लेस होता है और प्राइस होता है। इसको याद रखिएगा। वैसे तो 7 होते हैं हमारे मार्केटिंग मिक्स के पीस, लेकिन 4 मेन होते हैं। तो 4 मेन हमारे क्या है, प्रमोशन, प्रोडक्ट, प्लेस और प्राइस। तो प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन में हम सेल्स प्रमोशन की बात करते हैं, एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं, पब्लिक रिलेशंस की बात करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट मार्केटिंग की बात करते हैं। अगर हम प्लेस की बात करें तो प्लेस में हम चैनल्स की बात करते हैं, मार्केट एवरेज की बात करते हैं, लोकेशन की बात करते हैं, इन्वेंट्री और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की बात करते हैं। ठीक है। प्रोडक्ट में हम प्रोडक्ट से रिलेटेड बात करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्वालिटी है, क्या उनकी ब्रांडिंग है, कैसी पैकेजिंग होगी, सर्विसेज कैसी है, वारंटीज कैसी है, तो ये सब प्रोडक्ट से रिलेटेड है। ठीक है। प्राइस में हम प्राइस स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, प्राइसिंग क्या रखनी है, अलाउंसेस क्या रखने हैं, डिस्काउंट कितना देना है, पेमेंट टर्म्स क्या होंगे, तो ये सब प्राइसेस में होता है। तो 4 पीस होते हैं, इनको याद रखिएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ऑल ट्रेडमार्क्स आर, सभी ट्रेडमार्क होते हैं, तो क्या ये ब्रांड होते हैं कि प्रोडक्ट होते हैं कि सेलिंग होते हैं कि अल्टीमेट थिंग्स होते हैं। तो अगर हम ट्रेडमार्क्स की बात करें तो ट्रेडमार्क्स हमारे लिए क्या होते हैं, ट्रेडमार्क्स एक इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं बिजनेस के लिए। ठीक है। जो कि ना दिखाई देते हैं, ना सुनाई देते हैं, ना ही कोई इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। तो अगर हम ट्रेडमार्क्स की बात करें तो ये एसेट्स हैं, तो ये प्रोडक्ट भी नहीं होंगे, ये सेलिंग के भी नहीं होंगे, ये अल्टीमेट थिंग्स भी नहीं होते। तो ट्रेडमार्क्स बेसिकली क्या होते हैं, ब्रांड्स होते हैं। जब हम किसी ब्रांड्स, किसी साइज या किसी लोगो या नेम के बेस पे किसी की ब्रांडिंग कर देते हैं तो वही क्या कहलाता है, ट्रेडमार्क कहलाता है। ठीक है। तो हर एक कंपनी का अपना एक फिक्स ब्रांड या ट्रेडमार्क होता है जिसको कोई और दूसरा यूज नहीं कर सकता। वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है हर कंपनी की। ठीक है। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो ऑल ट्रेडमार्क्स क्या होते हैं, हमारे ब्रांड्स होते हैं। तो ट्रेडमार्क क्या होता है,
अ ट्रेडमार्क इज अ, एक मिनट रुकिएगा, अ ट्रेडमार्क इज अ साइन कैपेबल ऑफ डिस्टिंग्विशेस द गुड्स और सर्विसेज ऑफ वन इंटरप्राइज फ्रॉम दोस ऑफ अदर इंटरप्राइज। तो एक तरह का साइन होता है जो एक इंटरप्राइज को दूसरी इंटरप्राइज से अलग करता है, ठीक है। ट्रेडमार्क्स आर प्रोटेक्टेड बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, और ये प्रोटेक्टेड होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से। एक कंपनी का ट्रेडमार्क कोई और दूसरी कंपनी यूज नहीं कर सकती, वो इलीगल माना जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे आपका टाटा का ट्रेडमार्क ये है, ठीक है, ये सिंबल और ये टाटा जैसे लिखा जाता है, इसको कोई और यूज नहीं कर सकता। बाटा की स्टाइल ये है, तो बाटा की स्टाइल कोई और यूज नहीं कर सकता। बिस्लरीज ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, वॉल्वो ऐसे लिखा जाता है। याहू की ये स्टाइल है, ये ट्रेडमार्क है, इसको कोई और यूज नहीं कर सकता। महिंद्रा का ये सिंबल है और ये उसकी स्टाइल है, ठीक है। उसी तरह टैको बेल की ये स्टाइल है। तो ये सब इसके ट्रेडमार्क होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ए प्राइमरी ग्रुप इन्फ्लुएंसिंग द बायर बिहेवियर इज अ, क्रेता के व्यवहार को प्रभावित करने वाले प्राथमिक समूह क्या होते हैं, ठीक है। तो प्राथमिक, अगर प्राइमरी ग्रुप की बात करें कि ऐसा पर्सन या ऐसा ग्रुप जो सबसे पहले एक कंज्यूमर के बिहेवियर को अफेक्ट करता है, ठीक है, तो वो क्या फैमिली होती है, क्या प्रोफेशनल एसोसिएशन यानी पेशेवरों का संसर्ग होता है, या रिलीजियस ग्रुप होता है, या ट्रेड यूनियन होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो ऐसा कौन सा प्राइमरी ग्रुप है जो बायर बिहेवियर को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, तो सीधी सी बात है वो हमारा फैमिली होती है। जो हमारी फैमिली है सबसे ज्यादा वो हमें इन्फ्लुएंस करती है कि हमें कौन सा सामान लेना है, किस कंपनी का लेना है, ठीक है। ना ही कोई रिलीजियस ग्रुप, ना कोई ट्रेड यूनियन, ना ही कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन। अगर हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले हमारी जो फैमिली है वो हमें इन्फ्लुएंस करती है कि हमें कौन सा सामान खरीदना है, कहाँ से खरीदना है, ठीक है। घर वाले बताते हैं ना कि अरे नहीं ये वाला सामान यहाँ से खरीदना, ठीक है, वो वाला सामान वहां से खरीदना, उसके यहाँ अच्छा मिलता है। तो ज्यादा जो कंज्यूमर होते हैं वो फैमिली से ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ए हो जाएगा, फैमिली। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इन इंडिया विच प्राइसिंग प्रैक्टिस इज नॉट परमिशेबल, तो भारत में किस कीमत निर्धारण प्रणाली की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पे आपकी 3 प्राइसिंग स्ट्रेटजी दी है, तो ऐसी कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटजी है जो कि इंडिया में नहीं लागू होती, ठीक है, भारत में नहीं लगाया जाता, उसकी अनुमति नहीं दी जाती है। पहली आपकी पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग है, दूसरी आपकी स्कीमिंग प्राइसिंग है, तीसरी आपकी प्रीडेटरी प्राइसिंग है, और चौथी आपका इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो इंडिया में हमारी प्रीडेटरी प्राइसिंग नहीं लगाई जाती, ठीक है। चलिए समझ लेते हैं कि प्रीडेटरी प्राइसिंग क्या होती है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सी हो जाएगा। प्रीडेटरी प्राइसिंग एक ऐसी प्राइसिंग स्ट्रेटजी है जो कि इंडिया में परमिसेबल नहीं है, अनुमति इसकी नहीं दी गई है, ठीक है। तो प्रीडेटरी प्राइसिंग की अगर हम बात करें हिंदी में, अगर हम समझना चाहें तो ये ऐसी प्राइसिंग स्ट्रेटजी होती है जिसमें जो सेलर होता है वो अपने प्रोडक्ट को इतना ज्यादा लो प्राइस में बेचता है कि उसके अलावा कोई और उतने लो प्राइस में अपना प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकता, ठीक है। चलिए इसका मतलब समझते हैं। प्रीडेटरी प्राइसिंग इज द स्ट्रेटजी ऑफ यूजिंग बिलो कॉस्ट प्राइस टू अंडरकट कंपटीटर्स एंड एस्टेब्लिश अ मार्केट एडवांटेज। तो वो ज्यादा से ज्यादा फायदा लेने के लिए, कंज्यूमर को और ज्यादा अट्रैक्ट करने के लिए, कंपटीटर से बीट करने के लिए अपने प्राइस की कॉस्ट इतनी ज्यादा लो कर देता है कि कोई और पर्सन या कंपनी उसको उतने कम में नहीं बेच सकती, ठीक है। तो इट इज अ मेथड इन विच अ सेलर सेट्स अ प्राइस सो लो दैट अदर सप्लायर्स कांट compete एंड आर मेनली फोर्स्ड टू एग्जिट द मार्केट। तो अदर सप्लायर उसके आगे टिक नहीं पाते, वो अपना मार्केट छोड़ के चले ही जाते हैं कि भैया हम इतने सस्ते में बेच ही नहीं पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ यू हैड अ कंपटीटर दैट वाज सेलिंग अ टीवी एट $100, ठीक है, अगर सपोज दैट आपके सामने एक कंपटीटर है जो कि $100 लेकर के एक टीवी सेल कर रहा है, और एंड यू शुड सोल्ड द सेम टीवी एट $80, और आप उसी टीवी को $80 में सेल कर रहे हो, $20 का आपने लॉस लिया है, ठीक है, बिकॉज यू न्यू दैट दे कुडंट बीट योर प्राइस, क्योंकि आप जानते हो कि इतने कम में वो बंदा कभी बेच नहीं सकता। यू आर इनएक्टिंग इन प्रीडेटरी प्राइसिंग, तो आप जो है क्या कर रहे हो, प्रीडेटरी प्राइसिंग स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि वो कभी $80 में नहीं बेच सकता, तभी आप $80 में बेच रहे हो। दिस इज इलीगल इन मैनी कंट्रीज एंड इज ट्रीटेड वेरी हार्शली बाय मैनी जस्टिस सिस्टम्स, ठीक है। तो ये प्राइस स्ट्रेटजी जो होती है ये कई कंट्रीज में इलीगल मानी जाती है, इसीलिए इंडिया में भी
ये आपकी प्रीडेटरी प्राइसिंग स्ट्रेटजी को अलाउ नहीं किया गया है, ठीक है, क्योंकि ये तरीका गलत होता है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। When the products have been displayed within the shop, this method is called। जब उत्पादों को दुकान के भीतर ही प्रदर्शित किया गया हो तो विज्ञापन की इस विधि को क्या कहा जाता है, ठीक है। यानी कि आप अपने प्रोडक्ट को अपनी शॉप के अंदर ही डिस्प्ले कर रहे हो, ठीक है, तो इस सिस्टम को क्या कहा जाता है। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, एक है विंडो डिस्प्ले, दूसरा है काउंटर डिस्प्ले, तीसरा है आपका स्पेशल एडवर्टाइजमेंट और चौथा है इंटर एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो अगर हम बात करें ऐसी प्रोडक्ट स्ट्रेटजी जो कि आप विद इन द शॉप अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं, यानी अंतः विज्ञापन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंटर एडवर्टाइजमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप अपने प्रोडक्ट को विद इन द शॉप डिस्प्ले करते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। A district forum can receive consumer complaints when compensation claim। एक जिला फोरम उपभोक्ता शिकायतें प्राप्त कर सकता है जब क्षतिपूर्ति दावा हो। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, 2 लाख का हो, 3 लाख का हो, 5 लाख का हो या फिर लेस देन 2 लाख हो, ठीक है। तो अगर हम डिस्ट्रिक्ट फोरम की बात करें तो वो कंज्यूमर कंप्लेन कंपनसेशन क्लेम के लिए तभी लेती है जब आपका अमाउंट 5 लाख का हो, ठीक है। 5 लाख का एटलीस्ट आपका अमाउंट होना चाहिए, तभी डिस्ट्रिक्ट फोरम आपकी कंप्लेंट्स लेगी कंपनसेशन क्लेम के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आई होप आपको आता ही होगा। क्वेश्चन है, नेशनल कंज्यूमर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन दिस डे। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, 15 दिसंबर, 24 दिसंबर, 1 मई और 1 जून। तो अगर हम आंसर की बात करें तो हमारा 24 दिसंबर को ही हम नेशनल कंज्यूमर डे मनाते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है ये ज्यादातर बच्चों को आ रहा होगा कि 24 दिसंबर को ही हम अपना नेशनल कंज्यूमर डे मनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 24 दिसंबर क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बी हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने फोटो भी लगा रखी है। द नेशनल कंज्यूमर डे दिसंबर 24, 2021 में मनाया गया था। Let us take a place to assert our rights and spread awareness among the consumers। तो कंज्यूमर्स के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए और एक प्लेस लेने के लिए अपने राइट्स के लिए ये डे मनाया जाता है, नेशनल कंज्यूमर डे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। What will be the proper definition of business purpose? व्यवसायिक उद्देश्य की समुचित परिभाषा क्या होगी, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है, ये क्वेश्चन भी आपका इजी है। पहला है क्रिएशन ऑफ न्यू कस्टमर्स, दूसरा है मैक्सिमम प्रॉफिट, तीसरा आपका सोशल सर्विस और चौथा है इंक्रीज इन फर्म प्रॉपर्टी। मतलब नए ग्राहकों का सृजन, अधिकतम लाभ प्राप्ति, समाज सेवा या फर्म की संपत्ति में वृद्धि। तो 4 ऑप्शन है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो अगर हम बिजनेस पर्पस की प्रॉपर डिफिनीशन की बात करें तो नए कस्टमर्स को क्रिएट करना ही हमारा मेन बिजनेस पर्पस होता है, ठीक है। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जितने नए कस्टमर क्रिएट होंगे उतने ज्यादा सेलिंग हमारी इंक्रीज होगी और सेल्स इंक्रीज करना ही हमारे बिजनेस का मेन मोटिव होता है, ठीक है, मेन पर्पस होता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइज सेकंड पे आता है, मैक्सिमम आपका प्रॉफिट अर्न करना ये आपका सेकंड पे आता है। फर्स्ट हमारा क्या आता है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने बिजनेस में सेल्स इंक्रीज करें। सीधी सी बात है, सेल्स इंक्रीज होगी तभी तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ अ बिजनेस इंक्लूड्स। व्यवसाय के आर्थिक परिवेश में सम्मिलित है। तो पहला ऑप्शन है आपका इकोनॉमिक सिस्टम, आर्थिक अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक पॉलिसीज, आर्थिक नीतियां, इकोनॉमिक कंडीशंस, आर्थिक दशाएं, और फोर्थ है आपका ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सभी, हिंदी में यही बोलते हैं ना, ठीक है। तो अगर हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करें बिजनेस के तो उसमें हम इकोनॉमिक सिस्टम को भी इंक्लूड कर सकते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज को भी इंक्लूड कर सकते हैं और इकोनॉमिक कंडीशंस भी इसमें इंक्लूड होती हैं। तो यानी यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें तो तुक्का ही लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ये सारी जो आपकी इंक्लूड, ये सारी आर्थिक व्यवस्थाएं जितनी भी हैं, आर्थिक नीतियां जितनी हैं, आर्थिक दशाएं जितनी भी हैं, ये सब हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में हम इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड।
यानी कि व्यापक अर्थव्यवस्था की विषय वस्तु में सम्मिलित है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, नेशनल इनकम, इंटरनेशनल ट्रेड, ट्रेड साइकिल, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीजें आती हैं, तो यहाँ पे हमें 2 कॉन्सेप्ट सीखने को मिल जाएगा इस क्वेश्चन से। एक हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और दूसरा हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। इनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलिए पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो ये सारी चीजें, नेशनल इनकम, इंटरनेशनल ट्रेड और ट्रेड साइकिल, ये सब आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में आती हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसका मतलब देख लेते हैं कि मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीजें आती हैं। तो अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये ऐसी ब्रांच होती है इकोनॉमिक्स की जो कि डील करती है इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स ऑफ एन इकोनॉमी एट अ होल लेवल। ये बड़े लेवल पे, ब्रॉडर लेवल पे, होल लेवल पे इकोनॉमिक वेरिएबल्स को डील करती है। ठीक है, तो ये एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है एज कंपेयर टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल लेवल की बात करते हैं, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एज अ होल लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स डील्स विद द इकोनॉमिक वेरिएबल्स फोकस एट एन इंडिविजुअल लेवल। तो यहाँ पे हम इंडिविजुअल लेवल की बात करते हैं, यहाँ पर हम इकोनॉमी एज अ होल की बात करते हैं। ठीक है, जनरल इक्विलिब्रियम इज बेस्ड यूज्ड टू ऑब्जर्व न्यूमरस मार्केट सिमुलेटेनली। ठीक है, तो यहाँ पर जनरल इक्विलिब्रियम यूज किया जाता है। यहाँ पर द इक्विलिब्रियम विच ऑब्टेन इन वन मार्केट, तो ऐसा इक्विलिब्रियम होता है जो कि एक मार्केट में ऑब्टेन किया जाता है। पार्शियल इक्विलिब्रियम यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पार्शियल इक्विलिब्रियम की बात होती है, यहाँ पे जनरल इक्विलिब्रियम की बात होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। The important factors that influence macroeconomics include aggregate demand, aggregate supply, inflation, unemployment, poverty। ये सब आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के फैक्टर्स में आ जाते हैं। अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये कंज्यूमर के डिमांड की बात करेगी, प्राइस की बात करेगी, रेंट, वेजेस, प्रॉफिट, कॉस्ट एंड फर्म्स रेवेन्यू की बात करेगी, सम ऑफ द मेजर वेरिएबल्स की बात करेगी जो कि इंडिविजुअल से रिलेटेड होंगे। ठीक है, अगर हम इसके देने की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉपुलराइज्ड हुई थी कीनेस के द्वारा, और माइक्रो इकोनॉमिक्स किसके द्वारा पॉपुलराइज्ड हुई थी? अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। ठीक है, तो आई होप आपको दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट डेविएशंस फ्रॉम द स्टेट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट आर ऑफ। रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार पूर्ण रोजगार से विचलन की स्थिति होती है। तो 4 ऑप्शन है, एक आपका परमानेंट नेचर, एक आपका प्योरली टेम्परेरी, तीसरा आपका इमेजिनरी सिचुएशन, चौथा आपका नॉर्मल सिचुएशन। तो अगर हम क्लासिकल थ्योरी की बात करें एम्प्लॉयमेंट की, तो यहाँ पे जो फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती है ये प्योरली टेम्परेरी होती है, पूरी तरह से अस्थायी होती है। ठीक है, तो चलिए डिटेल में देख लेते हैं इसको। Classical theory of employment. The classical theory of employment is based on the assumption of the flexibility of wages, interest and prices. तो ये wages और interest और prices की flexibility पर based होती है, उनके assumption पर based होती है आपकी classical theory of employment. This means that wage rate, interest rate and price level change in their respective markets according to the forces of demand and supply. According to classical economists, overproduction is a general condition of an economy. तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स का कहना है कि जो ओवर प्रोडक्शन हो जाती है ये एक जनरल कंडीशन होती है इकोनॉमी के लिए। ठीक है, Therefore the condition of unemployment does not occur in the economy. तो इनके हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट की जो कंडीशन है वो इकोनॉमी में अकर ही नहीं करती है। According to classical economists, if the condition of unemployment occurs, it is temporary और एबनॉर्मल कंडीशन इन द इकोनॉमी। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स के हिसाब से जो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है वो या तो इकोनॉमी में अकर ही नहीं करती, रहती ही नहीं है, और अगर आती भी है अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी की कंडीशन आती भी है तो वो टेम्परेरी होती है, कुछ टाइम के लिए ही होती है इकोनॉमी में। ठीक है, तो ये थे आपके टोटल 12 क्वेश्चंस। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे के और वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।